विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद डीएन आज भौतिक के विज्ञान के तहत लुसेंट ऑब्जेक्टिव के जो 50 क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों से पीछे खींचकर पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहता है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है हो सकता है कि उसे कम बल लगाना पड़े, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाना पड़े। ये ऑप्शन 4 में कहता है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है, जिसमें आपका बॉल जो है थर्ड लॉ में जैसे आपको बॉल पकड़ते हैं तो बहुत तेज गति से आ रही होती है, तो वो आपके हाथों को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा सकती है। इसलिए जब उसे खींचते हैं तो उसका जो बल है वो कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है। तो बल जो है ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है द्रव्यमान और त्वरण का। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भार और वेग का। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भार और त्वरण का। तो बल जो है ना वो आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। द्रव्यमान जो है जिसे हम लोग F बराबर ma कहते हैं। m वहाँ पे द्रव्यमान होता है, a जो है त्वरण होता है। F बराबर क्या होता है m इंटू a यहाँ पे एक्सलरेशन है जिसे त्वरण कहते हैं, और m जो है वो मास है तो जो कि द्रव्यमान कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन आती है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, और भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो आपका आंसर बी होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसका जो है भार जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुरुत्वाकर्षण किसका है, चंद्रमा का। इसलिए जो है यहाँ पे इसका भार कम हो जाता है, लेकिन जो मात्रा क्वांटिटी होती है वो कम नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं तो जी का मान क्या है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में घटता है, ऑप्शन नंबर सी में है वही रहता है, ऑप्शन नंबर डी है 45 डिग्री अक्षांश पर घटता है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ए होगा। क्यों होगा कि जब हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी कि बीचों बीच जो रेखा गुजरती है भूमध्य अक्षांश रेखा से, जब आगे की ओर जाते ये है ध्रुव, इधर भी ध्रुव, और इधर को चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों में अधिकतम होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। शरीर का जो वजन है वो पृथ्वी में ध्रुवों पर अधिकतम होती है, क्योंकि ध्रुवों पर जो है जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है, इसलिए ध्रुवों पर जो है मनुष्य का वजन अधिक होगा शरीर का। चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 56 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी व्यक्ति की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है चंद्रमा की सतह खुरदरी है, क्वेश्चन नंबर बी है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर सी है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। चंद्रमा
में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की तुलना जो होती है कम हो जाती है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 जो है वो आपका चंद्रमा पर है। 1/6 जो है आपका चंद्रमा मून पर जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, जिससे कि त्वरण जो होती है, त्वरण पृथ्वी की तुलना में त्वरण वहाँ पे कम उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है 20 केजी के वजन को 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य किया जाता है। तो कितना कार्य किया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 20 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 200 जूल, ऑप्शन नंबर सी है 981 जूल और ऑप्शन नंबर डी है 0 जूल। तो जब हम किसी वस्तु को केवल एक मीटर की ऊंचाई पर पकड़ के रखते हैं तो वहाँ पे कार्य होती ही नहीं है। कार्य का डिफिनेशन जब उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दे या वो गतिशील हो जाए, वो इसे वो डिस्प्लेसमेंट करे, तो हम उसे कार्य कहते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापन करने में वह असफल रहता है तो वो करता है, तो वो भाई क्या करता है। तो आप देखिए कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य का नहीं होता है, अधिकतम होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कोई भी कार्य नहीं करता है। मैंने पहले ही बताया है कार्य का जो डिफिनेशन होता है, जब तक उसमें की अवस्था में विस्थापन नहीं हो जाता है तो उसे कार्य नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वह तेज चल सकता है। ऑप्शन ए है फिसलने की संभावना कम हो जाती है, ऑप्शन बी है शक्ति संरक्षण हेतु और अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका जो शरीर का जो वेट है वो एक सीधी रेखा में हो जाए, इसलिए झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इससे गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार होके जाती है, इसलिए जो है आपका वो झुका हुआ है लेकिन गिरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड लगने पर पानी की पाइपें फट जाते हैं क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम होता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसमें यह कठोर पाइप को तोड़ देता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पाइप का धातु गल जाता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। जमने के बाद पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है जिससे कि वो पाइप जो होती है प्लास्टिक की उसमें काफ़ी प्रेशर देता है और फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि यहाँ ऑप्शन ए दे रहा है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यही आपका आंसर होगा। जमने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखते हैं जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहता है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बोलता है आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। जो आयतन है वो पहले बढ़ेगा और बाद में फिर घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री तक ये पहले बढ़ेगा और 4 डिग्री से जब नीचे जाएगा तो उसका आयतन घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है।
तो यहाँ ऑप्शन एक में है नाव के भार के बराबर होता है, नाव के भार से ज़्यादा होता है, नाव के उस भाग के भार के बराबर होता है जो झील के पानी पर सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर होता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। चलिए, यानी कि नाव का वो जितना भाग पानी में डूबा रहता है उसके द्वारा जो पानी का मात्रा होता है वो इससे बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लगता है? तो कौन सा नियम लगता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। यहाँ जो ऑप्शन आंसर होगा वो आपका गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के द्वारा जो होता है ना, कि वहाँ पे जो कालीन होती है, कालीन में जो डस्ट पार्टिकल जमे रहते हैं, जब छड़ी से मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो दरी है, कालीन है, वो विस्थापित होती है, वो डिस्प्लेस करता है तो वो गति में आ जाती है, लेकिन डस्ट पार्टिकल वही रहते हैं। इसलिए छड़ी से पीटा जाए तो उसमें सफाई होती है कालीन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि सड़क पर बर्फ सड़क से सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सही बात है, बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी के कारण से सड़क पर चलना कठिन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ मुलायम और स्पंजी और जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल के तुलना में कम होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने के लिए जगह लुढ़काना आसान होता है। क्यों? जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था या घर्षण बल फिसलन अवस्था से के घर्षण बल की तुलना में कम हो जाता है। खींचने की अवस्था में सड़क के घर्षण बल में बैरल का पृष्ठ क्षेत्र पर अधिक होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर आंसर होगा कि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल जो है फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना रहता है गलत है। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा और उसमें पेड़ पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ऊपर या नीचे होगा और उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। माफ कीजिएगा, तो ये जो आंसर इसका होगा वो आपका बी नंबर आंसर होगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर उठेगा। नदी का जो घनत्व होता है, नदी के जल का जो घनत्व होता है समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, और जब समुद्र का जल का घनत्व ज़्यादा होता है तो जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वहाँ थोड़ा सा वो अपने स्तर से ऊपर उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो आपका लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे के पारे के रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम हो जाने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक और पारे से कम होता है।
लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक और पारे के घनत्व से जो कम होता है, पारा एक पानी से भारी है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा। लोहे का जो घनत्व होता है पानी से तो अधिक होता है परंतु पारे से कम होता है, इसलिए लोहे का कील जो है पानी में डूब जाता है और पारे में तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 71, जब एक ठोस पिंड के पानी में डुबाया जाए तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है, विस्थापित पानी के भार से कम होता है, विस्थापित पानी के भार से अधिक होता है, विस्थापित पानी के भार से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। जब कोई पिंड पानी में डुबोया जाता है उसके भार में जो ह्रास होती है। 72 क्वेश्चन नंबर, बर्फ पानी पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी है। पानी बर्फ के जमने से बनती है, बर्फ ठोस जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 73 देखते हैं। स्टील की गोली पारे पर तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे के घनत्व की अपेक्षा से अधिक होता है और गोली तैर नहीं सकती है। तो ये जो इसका आंसर होगा बी होगा। पारे का जो घनत्व होता है स्टील के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण से स्टील का जो गोली है वो पारे में तैरता है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, यह पारे की सतह पर तैरते रहेगा, यह घुल जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहे की जो बोल है ना वो आपका पारे की सतह पर ही तैरती रह जाएगी क्योंकि पारे का जो घनत्व है लोहे के घनत्व से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस तापमान पर जल के घनत्व अधिकतम होता है? तो यहाँ पे 4 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है और 0 डिग्री है। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 डिग्री है कि 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तु का मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व जो है उसका अपरिवर्तित रहेगा अगर वस्तु की मात्रा में कोई फेरबदल की जाती है तो। 77, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना क्यों आसान होता है? समुद्र का पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायता देती है, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। यही बात है, समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। तो जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसमें उतने ही आदमी को तैरने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 78 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण और निम्न तापमान के कारण। तो इसका जो हो जाएगा बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। निम्न घनत्व के कारण जो है बादल आकाश में तैरते रहते हैं। घनत्व ज़्यादा रहता तो ये तैरते नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/1 जो है आपका 9 भाग जो है समुद्र के सतह का जो है पानी में 9 भाग डूबा रहता है और 1 भाग जो है ऊपर आपका तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ हाँ चलिए, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ
द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो जो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाएगा, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, पानी का सघनता के कारण होता है। तो पानी का जो वेग है अधिक होने के कारण जो दाब है वो अधिक हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 83 है, भारतीय हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों पिघलता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है निचले तल का तापमान अधिक होता है, ऑप्शन बी है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा कि निचले तल पर जो दाब अधिक लगता है जिसके कारण नीचे पर गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब और क्षेत्रफल का कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने के से दाब कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं और देखते हैं, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर दो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका क्या रीजन है? तो रीजन देखते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए होगा कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए वो आपस में चिपक जाते हैं। प्रायः तेज आंधी आने पर फुस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छत के कस करबंदी नहीं होती है, छत के ऊपर बहने वाले उच्च वायु की वेग वायु छत पर सतह पर दाब उत्पन्न करती है और नीचे सामान्य दाब रहता है, फूस की छतें वायु की तेज स्वतः उड़ जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा कि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वायु छत पर सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत के नीचे सामान्य दाब रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिश प्लेट की सही तरीके से लगाने के लिए पटरियां समानांतर रहे और रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो यही इसका आंसर होगा कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसलिए कंक्रीट या लकड़ी के पट्टियां लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घट जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है जिसके कारण से कभी कभी मुंह या नाक से खून निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 89, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में कमी आती है जिससे फाउंटेन
पेन का जो स्याही है वो बाहर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी पे के तल पर जो जी का मान होगा वो ऑप्शन नंबर ए है 0.5%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 0.5% और ऑप्शन डी है 2% से कम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 2% से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 नंबर आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे उबलने का जो बिंदु है वो 100 डिग्री से कम होकर 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल पर आपेक्षिक वेग से घर्षण की कमी से और घर्षण की अधिकता से। तो घर्षण की कमी के कारण ही हम दलदली जो सड़कें होती है उस पर फिसल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है? तो पहला ऑप्शन है गर्म मौसम का, दूसरा ऑप्शन है सर्द मौसम का, तीसरा ऑप्शन है आंधी या झंझावात की संभावना का और चौथा जो ऑप्शन है वो शुष्क मौसम है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंधी या झंझावात की सूचना है जब वो अचानक गिर जाए। जब वो धीरे धीरे गिरे तो बारिश होने की संभावना, जब वो धीरे धीरे साफ हो जाए तो ऊपर उठे तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 95 माफ कीजिएगा 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने पर फट जाता है। क्यों फट जाता है भाई? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है गुब्बारे के आमाप में कमी, ऑप्शन नंबर बी कहता है गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय का प्रकार का आकार में आ जाएगा, गुब्बारे का आमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे का आमाप का आकार पहले के समान रहेगा। तो गुब्बारे के आमाप में जो होगी वृद्धि होगी जिसके कारण से वो फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऑप्शन ए है ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी है पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर ए हो जाएगा। 96 का आंसर ए होगा कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि? तो ऑप्शन ए है वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ऑप्शन बी है ताप में निम्नता के साथ पारा निम्न हो जाएगा, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाती है, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो 97 का जो ऑप्शन नंबर सी है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाती है जिसके कारण वो नलिका में पारा गिर जाता है, पारा का स्तर। चलिए, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा कि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 99 है, हाइड्रोजन से भरा बर्फ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाएगा, वायु दाब घट जाएगा, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो वायु दाब घट जाएगा। ये इसके कारण से जो गुब्बारा है हाइड्रोजन से भरा हुआ वो ऊपर जाके फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन 1 कहता है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाएगा, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है और प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज भौतिक विज्ञान का लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो 50 क्वेश्चन और आए देखे हैं और ये आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब जो बिहार में चुनाव खत्म हुआ इसके बाद एग्ज़ामों का सिलसिला चालू होगा, तो क्विक रिवीजन के लिए ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।